सा सिर्फ तेजी से नहीं बना। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 5 चरणों के चुनाव होने के बाद, मतदान होने के बाद दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन है जो अपनी जीत की दावे कर रहा है और कई जगह तो इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं जिसको लेकर के कई लोग जो हैं मजाक भी बना रहे हैं, मीम भी बन रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दावा कर रहे हैं कि वहां पर 80 में से 79 सीट जीतेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि हम 400 सीटें पार कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अब वो जो है 400 सीटों के नज़दीक पहुंच गए हैं। बीजेपी के दावों पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक जो हैं इन दावों को बीजेपी के जो सीटें आएंगी उससे कहीं ज़्यादा बता रहे हैं। चुनाव में इस तरह की चीज़ें लगातार होती हैं, दोनों तरफ से दावे होते हैं, अपने अपनी तरफ से जो है वोटर्स को रिझाने की कोशिशें होती हैं। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या, इन चुनावों के बीच में कुछ बड़ी बातें हो रही हैं, कुछ बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं और वो डेवलपमेंट जो हैं उनका चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, मतदान पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी हम नहीं कह सकते। 4 जून के बाद इसका जरूर विश्लेषण होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो दिल्ली से बंगाल गठबंधन की नीतियों पर उठ रहे हैं सवाल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जिन्हें सिर्फ शराब घोटाले के आरोप में वो जेल गए थे, उनको सिर्फ कुछ दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए उनको फिलहाल जमानत मिली है। बाहर निकल वो कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे को आप दोबारा जेल में नहीं देखना चाहते तो फिर आप वोट कीजिए, इंडी गठबंधन को वोट कीजिए, बीजेपी को वोट करेंगे तो मैं दोबारा जेल में चला जाऊंगा। हालांकि सच तो यह है कि आप वोट कहीं भी करेंगे, उनको जमानत की अवधि पूरी होने के बाद जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ऊपर एक से एक आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विदेशी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को जो विदेशी फंडिंग हुई उसको लेकर ईडी ने कुछ सबूत जो जुटाए हैं, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को लगभग जिस तरह के स्रोत से जो पैसा मिला, वो स्रोत अपने आप में वो उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यानी एक ही ईमेल आईडी से, एक ही नाम से 35 बार जो है अलग अलग बार डोनेशन दी गई। यानी कि एक ईमेल आईडी को जैसे 35 लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह के कुछ जो हैं उस पूरे जो 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 आंकड़े सामने आए, जो दस्तावेज सामने आए, उसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। स्वाति मालीवाल के मामले पर आम आदमी पार्टी गिरी हुई है, जिसे वो बीजेपी की साजिश बता रही है। इस तरह के तमाम चीजें हैं जो लगातार उठ रही हैं, लगातार इस पर आम आदमी पार्टी गिर रही है। और जो मनीष सिसोदिया है, जो उप मुख्यमंत्री थे आम आदमी पार्टी के, उनकी जमानत की अर्जी 5वीं बार खारिज हो गई है और कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कुछ बड़ी बातें कहा कि इसमें जो है रिश्वत जो है, उसको ऐसा लग रहा है रिश्वत का लेन देन जो है वो साफ दिख रहा है। ऐसा साफ दिख रहा है कि फैसले पहले ले लिए गए थे, मैनेज कर लिया गया था और उसके बाद शराब नीति बनाई गई। ये सब चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में आज एक बड़ा फैसला आया और वो बड़ा फैसला जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीधा जो ओबीसी के जो 2010 के बाद से जो तमाम लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए थे, कोलकाता हाईकोर्ट ने उन सबको रद्द कर दिया। क्योंकि इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से जो ओबीसी जातियों में मुसलमानों को शामिल किया, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और ये सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण की नीति बताई जा रही थी। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला भी किया है आज दिल्ली की रैली में इंडी गठबंधन के ऊपर। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि अगले जो 2 चरण हैं उनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, ये 3 स्टेट हैं
जहां पर लगातार सबकी निगाहें बनी हुई हैं। यहाँ की सीटें जो हैं, यहाँ दिलचस्प चुनावी लड़ाई है। तो आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे और सवाल फिर वही है, दिल्ली से बंगाल गठबंधन की नीतियों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इससे पहले आगे बढ़े, जरा पहले दिल्ली को लेकर जो कुछ बयानबाजी हो रही है जरा उसको सुनिए। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? मैं आज केजरीवाल जी को पूछने आया हूं, जन लोकपाल बिल आप लाने वाले थे, बिल ऐसा बनाया या खोसले जैसा बिल बनाया? लोकपाल के बिल को डाइल्यूट करने का आपने काम किया। भाइयों बहनों, इनका भ्रष्टाचार का सूची बहुत बड़ा है। मैं पूछता हूं, आप नाम बोलना जरा, मैं पूछता हूं शराब घोटाला किसने किया? ऐसे नहीं, एक एक कर पूछता हूं। 2875 करोड़ का शराब घोटाला किसने किया? 78,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किसने का? 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का घोटाला किसने किया? 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला किसने किया? लैब एक्सरे का 4,000 करोड़ का घोटाला किसने किया? गाड़ियों में पैनिक बटन 2,000 करोड़ का किसने किया? बस खरीदी का 1,000 करोड़ का घोटाला किसने किया? और 125 करोड़ का शीश महल किसने बनाया? अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू किए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। जब वो षड्यंत्र नहीं चला तो सालों पुराना आम आदमी पार्टी के डोनेशंस के केस को लेके आ गए और कहा कि हम इस पे ईडी का केस करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने फॉरेन फंडिंग ली। ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। कितने रुपए की बात हो रही है? 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए अगर आप यूएस डॉलर में देखोगे तो $8 लाख बनते हैं। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें क्या 7 करोड़ रुपए की फंडिंग करेंगी, वो भी 2014 से लेकर 2022 तक, मतलब 8 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें जो देश को ख़त्म करना चाहती होंगी, वो 7 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देंगे? क्या मजाक है। केजरीवाल न केवल करप्शन वाल है बल्कि नटवर लाल भी है। जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन जो अपनों को ठगे वो महाठग। किस को नहीं ठगा? तो देखिए, इस तरह से दिल्ली की राजनीति तो गरमाई है क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर अगले चरण में मतदान हो रहा है। लेकिन मैं सवाल आज दिल्ली नहीं बल्कि बंगाल तक उठाऊंगा, क्योंकि कोर्ट का एक तरफ जो फैसला, मनीष सिसोदिया की जो जमानत रद्द हुई या अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली, दूसरी तरफ बंगाल के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला, उन सब पर आज चर्चा होगी। और क्या गठबंधन जो है वो घिर गया है, खास करके कानूनी सवालों पर, कानूनी मसलों पर। इन सब पे चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं आज की डिबेट में, आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी।
मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ संजीव कौशिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। और मेरे साथ मुनीश रायजादा हैं। मुनीश रायजादा वो शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और जिन्होंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के चंदे का कलेक्शन पर सबसे पहले सवाल उठाया था कि ये चंदा चोरी हो रही है आम आदमी पार्टी से अलग होकर। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। पहले शहजाद पूनावाला, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। अभी जो है सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि 2014 से 2022 तक सिर्फ 7 करोड़ यानी $8 लाख, ये पुराना मामला है, इससे पहले भी इस पर सवाल उठ चुके हैं। तो ये 7 करोड़ 8 करोड़ जो है रुपए, उसको लेकर, इतनी छोटी फंडिंग को लेकर आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, क्या ये आम आदमी पार्टी को के खिलाफ एक और साजिश है? देखिए, ऐसा है कि आज जिस प्रकार से ये मान रहे हैं प्रथम दृष्टया कि उन्होंने FCRA का वायलेशन किया है, कोई भी राजनीतिक दल को विदेश से चंदा लेना ये उनको अलाउड नहीं है कानून के हिसाब से। तो मतलब सोचिए, न केवल भ्रष्टाचार पर इसके अलावा चंदा में भी किस प्रकार से हेराफेरी करने का काम किया है वो भी सामने आ चुका है। भ्रष्टाचार के बाद दुराचार भी सामने आ चुका है और फिर तुष्टीकरण का ऐसा विचार। तो आज देखिए, बंगाल से लेकर दिल्ली तक अगर एक चीज देखेंगे तो इनका CT स्कैन हो चुका है, करप्शन और तुष्टीकरण का स्कैन हो चुका है। अब मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज ये स्वीकार रहे ना कि ये विदेशी चंदा आया। अब ये विदेशी चंदा आया, ये अनेकों लोगों से आया, पर कुछ अकाउंट से आया। क्या ये खालिस्तानी और बाकी जो देशद्रोही संगठन है ये चंदा नहीं है? इसकी जानकारी कैसे इसको कहा जा सकता है कि ये नहीं है इसमें? तो मुझे लगता है कि आज जब ये स्वीकार ही लिया है तो इन्होंने तो प्रमा फेसाई ये गलती मान लिया। दूसरी बात ये है कि स्वाति मालीवाल के विषय पर जिस प्रकार से उन्होंने चुप्पी साध रखी है, जो पार्टी आज जन्मी है निर्भया के आंदोलन के कोख से, वो आज विभव कुमार के साथ खड़ी है। मतलब सियासी धर्मांतरण देखिए कि अन्ना से लालू पे आ गए, झाड़ू से दारू पे आ गए, स्वराज से शराब पे आ गए और चंदे से धंधे पर आ गए। इस प्रकार से आज जो उन्होंने किया है स्वाति मालीवाल के विषय में, तो संजय सिंह ने पहले स्वीकारा कि उनके साथ जो किया गया है वो अभद्रता है, वो उनके साथ एक प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया है। तो क्या संजय सिंह की बातों से वो हट रहे हैं क्या? और अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है? अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि विभव कुमार को क्या उन्होंने शरण दी? उनके घर पे वो पाए गए, CCTV फुटेज भी गायब हो गया है, वो तो कोर्ट में भी आ चुका है कि कैसे गायब करवा दिया, फोन की भी फॉर्मेटिंग की है। तो इन सवालों का जवाब देने के बदले केवल इधर उधर की बातें करना। और आखिरी में आज जो बंगाल जी शहजाद, माफी चाहूंगा, मुझे लगता है आपका जो है नेटवर्क में कुछ दिक्कत आई है। मैं आपके पास लौटता हूं। शहजाद पूनावाला जो है वो फिलहाल उनका सिग्नल जो है वो फ्रीज हो गया है। मैं आता हूं शहजाद पूनावाला। संजीव कौशिक, ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं ऐसे हैं जिसमें इस शराब घोटाले को लेकर हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चंदे की राशि को लेकर भी आज आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें गड़बड़ियां साफ तौर पर दिख रहा है। एक व्यक्ति को 35 जो है ईमेल आईडी, एक ही ईमेल आईडी 35 लोगों की नहीं होती। दूसरी बात, सवाल छोटी रकम बड़ी रकम का नहीं है। और दूसरा सवाल यह भी है कि जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, पर सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया की 5वीं बार जमानत रद्द हुई है और कोर्ट ने कहा कि ये नीति पहले ही फ्रेम कर ली गई थी और इस तरह से जो है मन बना लिया गया था किनको फायदा पहुंचाना है। रिश्वत केस में लिंकेजेस दिखते हैं। तो अब तो ये भी है कि अदालतों में भी ये चीजें जो है निकल कर आ रही हैं सामने। अशोक जी, जहाँ तक जमानत की बात है तो मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, वहीं से संजय सिंह को जमानत मिली, वहीं से केजरीवाल साहब को जमानत मिली। सबके अलग अलग आधार हैं। मनीष सिसोदिया को इसलिए जमानत नहीं मिली चूँकि PMLA एक्ट के तहत और लगातार ED के तहत जो कार्रवाई होनी है उसमें जब तक उनकी सहमति नहीं होगी वो नहीं मिलेगा। संजय सिंह के मामले में ED ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दाखिल की, कहा कि नहीं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर उनको जमानत मिली। और केजरीवाल साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए या लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए आपको बाहर होना चाहिए, और इस तरह से वो बाहर निकले। अब सवाल ये है कि इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि दोषी कौन है और सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन है। चंदे और धंधे की बात वो पार्टी नसीहत देने का प्रयास कर रही है जो चंदा लेती है और धंधा देती है। खुलेआम दिखाई दिया कि कितने करोड़ चंदा लिए और कितने करोड़ का धंधा दिए, वो नसीहत देने का प्रयास कर रही है। और देश तोड़ने की बात बिल्कुल सही कह रहे थे अभी
सौरभ भारद्वाज कि देश तोड़ने वाले लोग 7 करोड़ रुपए। अरे वैसे तो 2-4 यदि प्रधानमंत्री जी का कहीं सम्मेलन हो जाए, कहीं पे वो चुनावी सभा का आयोजन हो जाए, उतने पैसे उतने खर्च हो जाते हैं उतने, और देश तोड़ डाल देगा। इतनी बड़ी साजिश। देखिए ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता और 25 तारीख का समय शाम 6 बजे तक पूरा नहीं हो जाता। ये लगातार इस तरह की कोशिश जारी रहेगी। और एक एक चीज, ये कब का मामला है? 2012, 13, 14, 25, ये कब का मुर्दा उखाड़ के आप लाएंगे इस इलेक्शन में? नहीं, दिल्ली की जनता ये बात नहीं समझती है क्या कि आप कहना क्या चाहते हैं? संजीव कौशिक, सवाल ये भी है ना कि पुराना मामला हो, लेकिन अगर वो आपकी जो दावे थे या आप जो कस्में खाकर आए थे अगर उससे मैच नहीं करता है तो उस पर तो सवाल 2024 में भी उठेंगे, 2029 में भी उठेंगे। अगर आम आदमी पार्टी की स्थापना ही जो है ईमानदारी पर हुई थी और आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के चंदे में चाहे वो 7 अभी आपके स्क्रीन पे अशोक जी, अगर कहीं भी गड़बड़ निकलेगी तो उस पर तो सवाल लगातार उठते हैं। अशोक जी आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी में कितने दागदार, तो आप एक बार एडीआर की रिपोर्ट निकालिए और बताइए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी में कितने दागेदार और कितने सांसद दागी हैं, कितने सांसदों के ऊपर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और किस किस तरह के आरोप लगे हैं। रेप केस से लेकर के डकैती, चोरी, छिनताई, गुंडागर्दी, सब तरह के आरोप हैं। सुनिए ना, जो मैंने इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ठीक है, मैं जो बता रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी के कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट हो चुके उनके नाम है, ठीक है ना। और जिनकी आप बात कर रहे हैं संसद में, ये वो संसद में बहुत सारे पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टियों के, और अगर मैं उत्तर प्रदेश का एडीआर की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठा लूंगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों की। उठाइए ना, फिर एनसीआर भी कभी आंकड़ा उठाएंगे ना। कोई बात, मेरा वो आज का विषय नहीं है ना। आप अगर चाहते हैं उस पर 1 मिनट आ रहा हूं शहजाद जी, मैं अगर उस विषय में चला जाऊंगा तो बहुत सारे, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि छोटी रकम है, ठीक है ना, आपका ये कहना है। और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल पर भी जो सवाल उठ रहे हैं वो भी एक विषय है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं शहजाद एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये आज जो है सीधे जो शशि थरूर हैं, शशि थरूर कह रहे हैं कि भाई ये आप लोग जो है महंगाई, बेरोजगारी वाले जैसे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इसीलिए स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठा रहे हैं। स्वाति मालीवाल का मुद्दा तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ऐसा। शहजाद आप जी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर ही तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे ना। और महंगाई पर क्या एवरेज दर था महंगाई का यूपीए के जमाने में? 10% से ऊपर। आज क्या है? 2 वैश्विक चुनौतियों के बाद 5.5% से कम है। बेरोजगारी पर 18% पर बेरोजगारी दर था जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार टोटी के साथ बाहर चली गई। आज 2.5% दर है। राजस्थान में 20% से ऊपर था, वहां से इनको निकाल दिया गया और आज मध्य प्रदेश में 2.5% है, इसलिए हमारी सरकार को फिर से वहां पर मौका दिया गया है। तो महंगाई, बेरोजगारी पर ये कहां बात कर रहे हैं? ये लोग तो बात कर रहे हैं वोट बैंक जिहाद की। ये लोग तो बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देने की। और मैं इसी विषय पर आना चाह रहा था। आज जो लालू जी ने कहा था, जो राहुल गांधी का वीडियो सामने आया था कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, आज तो बंगाल की कोर्ट ने कह दिया है। क्या कहा है कि किस प्रकार से मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर आरक्षण, वो भी ओबीसी के कोटे से निकाल कर दिया। और उसमें भी अगर पैरा 331, 332 और अनेकों पैराग्राफ इनको पढ़े तो फाइंडिंग ये है कि जैसे ही ममता दीदी अनाउंसमेंट करती थी कि वोट बैंक को हम आरक्षण देंगे, तो तुरंत जो है उस 40-42 ओबीसी क्लासेस में से लगभग उसमें से 95% मुस्लिमों को इंक्लूड कर दिया जाता था। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, देखिए ये जो खान मार्केट गैंग है, जिसके बारे में आपने भी वर्णन किया अपनी किताब में, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, ये खान मार्केट गैंग करप्शन और तुष्टीकरण में लीन होते होते संविधान को तहस नहस करना, धार्मिक आधार पर आरक्षण देना, और वो भी SC ST OBC के कोटे से देना। आज 5 लाख OBC के सर्टिफिकेट कैंसिल हुए हैं। मैं आज धर्मेंद्र यादव जी से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में जब 42 OBC क्लास आइडेंटिफाई हुई तो उसमें 41 मुसलमान थे। फिर 2010 में जब 36 की गई उसमें से 35 मुसलमान थे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ओबीसी में जो है वो ज्यादातर मुसलमान आते हैं क्या? मतलब कि यादव का भी हक मारकर मुसलमान को दे दिया है। क्या ये स्वीकार्य है? आज इस पे समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड बताए। बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया वो मैं उस पर आऊंगा, और मैं उस पर, क्योंकि आपने इस विषय को उठाया बंगाल को लेकर और धर्मेंद्र यादव जी से सवाल पूछा, मैं एक बार जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज इस पूरे मसले को उठाया अपनी जो है द्वारका की रैली में। जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद जो है जो आपने सवाल उठाया मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से पूछूंगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं दिल्ली से लेकर बंगाल तक जो गठबंधन है उसकी नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। और बड़ी बात जानते हैं क्या है बंगाल के बारे में जो आप जिक्र कर रहे थे शहजाद पूनावाला,
2010 के बाद तमाम ओबीसी जो सर्टिफिकेट थे उनको रद्द किया गया है और उसके कारण बड़े स्पष्ट हैं। कोर्ट में जो ये साफ तौर पर हमने देखा, 2011 से पहले ओबीसी की 108 जातियां थी पश्चिम बंगाल में और 2011 के बाद इसमें 71 जातियां जोड़ी गई और जो 71 जातियां जोड़ी गई उनमें 65 जातियां मुस्लिम्स की थी। और इसलिए जो है ये कहा जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और जो लगातार इन चुनाव में मुद्दा बना हुआ है कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को काट कर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन इंडी गठबंधन की इस पर जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं। तो मैं कोर्ट का फैसला आने के बाद ममता बनर्जी ने यह कहा है कि वो ये सब फैसला मानेंगी नहीं, जो फैसला आया वो मानेंगी नहीं। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरा सुन लेते हैं क्या उन्होंने कहा दिल्ली की रैली में इस पूरे मसले पर। मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सीधा तुष्टीकरण की राजनीति, और मैं आपको बता चुका हूं ममता बनर्जी ने फिलहाल कहा है कि इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सवाल आपसे था इसलिए मैं आप ही की तरफ आता हूं। वो जो सवाल उठा रहे हैं शहजाद पूनावाला, इस पूरे मामले में ये तो साफ हो गया ना कि इसको लेकर कानूनी रूप से भी कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया। जिस तरह से ओबीसी में मुस्लिम को शामिल करके लगातार उनको ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए, आज कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। ये क्या कहेंगे इस पर आप? अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल की नाकामी को छुपाने के लिए जितने हथकंडे हो सकते हैं, जितने निम्नतम स्तर की राजनीति हो सकती है, वो कर रही है। वो दुनिया के सामने है, देश के सामने है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह, जो फैजाबाद के प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि हम 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि संविधान को बदलना चाहते हैं। अनंत हेगड़े साहब कहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। ज्योति मिर्धा कहते हैं हम संविधान को बदलना चाहते हैं। अलीगढ़ में भाजपा की एक नेत्री कहती है कि जो हमारे जूते साफ करते थे वो संविधान की बदौलत हमारे बगल में बैठते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की असल मानसिकता को बताता है। और भारतीय जनता पार्टी घोर संविधान खत्म करने वाली पार्टी और घोर संविधान आरक्षण विरोधी है। अपने आरक्षण को खत्म करने के चीज को रेफराइज करने के लिए वो इधर उधर की बातें करती है। आप मुझे बता दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के इतने पक्ष में थी तो 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे मुंह पे तमाचा मारा, पर उस तमाचे की बेशर्मी के साथ उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद अभ्यर्थी चले गए हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने भी कहा कि इनका हक मारा गया है, फिर भी नहीं दिया, फिर तमाचा लगा इसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर जब माननीय न्यायालयों के तमाचों का असर नहीं हो रहा है, तो जब जनता ने अपने तमाचे दिखाने शुरू कर दिए, तो भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है। पर धर्मेंद्र जी, ये सवाल, धर्मेंद्र जी सुनिए, ये सवाल तो कोर्ट का फैसला आया ना, हाई कोर्ट का, जिसको आप कह रहे हैं इधर उधर की बातें, जो शहजाद पूनावाला सवाल उठा रहे हैं, वो तो कोर्ट का फैसला है ना, कोलकाता हाई कोर्ट का। वो बीजेपी के किसी नेता की तरफ से नहीं आया है, कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला है। उसको तो हम नहीं कह सकते ना इधर उधर की बातें हो रही हैं। इधर उधर की बात, कोर्ट अगर एक इतना बड़ा फैसला दे रहा है, 5 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट रद्द किए जा रहे हैं, तो फिर ये इतना इधर उधर की बात तो नहीं हो सकती ना। मामला तो सीरियस है। अगर आप लोग कोर्ट की बात को भी इधर उधर की बात मानते हैं, नॉन सीरियस मानते हैं, तो फिर अलग बात है। अशोक जी, मैंने 69,000 बात करी, उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है।
उसको भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मान रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझ रही है? मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, पुणे वाला जी इसके बारे में प्रकाश डालें। नहीं मेरे से मत जानिए। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड, ओके शहजाद पूनावाला का रिस्पॉन्ड ले लेता हूं, ठीक है। आप जो सवाल उठा रहे, 1 मिनट शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं आपके पास 1 मिनट मैं आता हूं ना, मैं आता हूं। वो तुरंत आपने जो सवाल उठाया उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हो, रिस्पॉन्ड कर देंगे फिर आपसे, क्योंकि आपसे सवाल का जवाब नहीं आया, आपसे भी सवाल का जवाब ले लेंगे। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने कई जगह नहीं माने कोर्ट के फैसले। आज यादव जी ये कह रहे हैं कि क्या धर्म के आधार पर मुस्लिमों को ओबीसी के कोटे से 95% आरक्षण छीन के देना, आज तथाकथित जो यादवों की पार्टी अपने आप को कहती है वो ये कह रही है, मतलब कि यादव समाज के अधिकार में से 95% मुस्लिम को वोट बैंक के नाम से दे देना। एक सेकेंड प्लीज धर्मेंद्र जी, एक एक करके मैं आपको मौका दूंगा, उनकी बात हो जाए जी। बोलिए शहजाद जी। चलिए मैं धर्मेंद्र यादव जी को आसान सवाल पूछ लेता हूं। आप बताइए कि एएमयू में जहां पर एससी एसटी ओबीसी आरक्षण था उसको खत्म किया गया, आप एएमयू में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के पक्ष में, आप तो आरक्षण के पक्षधर हैं, हम खिलाफ है ना, आप कह रहे हैं। चलिए 370 जब तक था वहां पर वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं मिलता था, अब 370 हटने के बाद उनको मिला है, जो आंबेडकर जी की सोच थी, जो 370 को वापस लाना चाहते हैं, आप उनके साथ हैं, उनके खिलाफ है। और पैरा 331 ने आज साफ कर दिया है मंशा क्या है। मंशा ये है, हाईकोर्ट बोलता है कि रिलीजन स्पेसिफिक आरक्षण देकर जो ओबीसी का अधिकार था वो मुसलमानों को दे दिया। आज मैं चाहता हूं कि वो बता दे कि क्या यादवों के अधिकार से 95% मुस्लिमों को वोट बैंक के आधार पर, धर्म के आधार पर देना, क्या आपको स्वीकार्य है, हाँ या ना? सिंपल बोल दीजिए। धर्मेंद्र जी सीधा सवाल देखिए, क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूं आज का फैसला है हाई कोर्ट का, और अगर हम इतिहास में जाएंगे, वो 2 बातें आप निकाले, 2 बातें मैं तो आज के फैसले पर मान रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आज का जो फैसला है और वो धार्मिक आधार पर आरक्षण की जो मूल जो पूरा इस चुनाव में सवाल उठ रहा है उसके खिलाफ जाता है? अशोक जी, आपने इनसे क्या सवाल पूछा? 69,000 शिक्षक भर्ती पे माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं मानी? पिछले 2 साल से अभ्यर्थी आज भी इको गार्डन लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने एक शब्द बोला? ये चालाक व्यक्ति हैं, इनको मैं क्या समझूं, मुझे बता दीजिए। जो आप सवाल पूछ रहे हैं उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बोलिए शहजाद जी। संविधान में कहां लिखा? शहजाद जी बोलिए। ऐसा है कि जिन लोगों की प्रवृत्ति ये रही है कि वो जाति के आधार पर लोगों की भर्तियां पुलिस स्टेशन में करवाते थे, आज जब सभी लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है, आज तो मुझे लगता है कि इनको पता होना चाहिए कि भर्तियां जो है बड़ी भी हैं, परंतु सवाल सिर्फ ये, आप भर्तियों के विषय में बोल रहे हैं ना, तो जो स्टैंड आप आज ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के विषय में, ममता दीदी ने तो आपके मतलब कि ओबीसी के अधिकार से काटकर मुस्लिम को दिया। अब इस पर एक स्टैंड ले लीजिए, आप इसके साथ है या आप इसके खिलाफ है? खिलाफ है तो इंडिया अलायंस से बाहर करिए उनको। ओके धर्मेंद्र जी रिस्पॉन्ड कीजिए। फिर श्रीवास्तव जी, इन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये घोर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र जी 1 मिनट। अच्छा धर्मेंद्र जी आपसे एक सवाल पूछूं, सुनिए ना, सुनिए 1 मिनट धर्मेंद्र जी सुनिए, आपसे एक सवाल पूछूं। अरे सुनिए तो सही धर्मेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछूं, आपसे एक सवाल पूछूं। आप नहीं 1 मिनट सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए ना। नहीं धर्मेंद्र जी ऐसा लग रहा है कि आप जो बार बार पुराने, मतलब मैं फिर कह रहा हूं, आप 10 पुराने अरे फिर वही बात मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है भर्ती का जो फैसला था, मुझे नहीं पता, मैं अभी रिसर्च करूंगा, मेरे सामने क्या उसमें डिटेल है, मेरे पास वो डिटेल नहीं है मेरे पास। अरे बिल्कुल नहीं, अरे आप सुनिए ना, इसमें ताली बजाने वाली क्या बात है, इसमें ताली बजाने वाली क्या? सुनिए 1 मिनट मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए धर्मेंद्र जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मुद्दे पर आइए ना, धर्मेंद्र जी। अरे ताली बजाने से क्या होता है, मुद्दे पर आइए ना, फिर आप सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं आप जो यूपी की बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसमें क्या स्टेटस को है मैं नहीं जानता। ऐसे 10 मामले मैं उठा दूंगा, सुनिए फिर वही बात, आप बीच में मत बोलिए। मैं ऐसे 10 मामले उठा दूंगा जिसका जवाब शायद आपके पास। मैं आज के फैसले की बात कर रहा हूं, मैं 2 साल पहले 3 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज का जो हाई कोर्ट का फैसला, उस पर कोई तो रिएक्शन होगा ना, आपकी पार्टी की कोई तो लाइन होगी, या आप लोगों की कोई लाइन नहीं, आपको लगता है जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? सीधे मेरा सवाल है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं,
संजीव कौशिक और मुनीश रायजादा आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल हाईकोर्ट का जो फैसला है कोलकाता हाईकोर्ट का, वो इंपॉर्टेंट है। उस सवाल से बचना है, मुझे लगता है आज ठीक नहीं है, क्योंकि ये ठीक चुनाव के बीच आया फैसला है। इस ब्रेक के बाद जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमडीएच का चटनी और जीरा सिप जीरा सिप। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो एमडीएच दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच एमडीएच चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। एमडीएच चटनी पुदीना मसाला। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली से बंगाल गठबंधन की नीतियों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। ये चर्चा हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी कई कानूनी मामलों में गिरती जा रही है, फंसती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में आज एक बड़ा फैसला जो है कोलकाता हाई कोर्ट ने सुनाया, लेकिन ममता दीदी कह रही हैं कि उस फैसले को वो लागू नहीं करेंगी। और दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मामला जो है आज दिल्ली की अपनी चुनावी सभा में उठाया और कहा कि ये पूरे के पूरे लोग हैं जो तुष्टीकरण पर चलते हैं। और आज जो बीजेपी जो कहती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वो एक बार फिर सही साबित हुआ है। इस तरह से ओबीसी का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को नहीं दिया जा सकता, ये कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले से साफ हुआ। इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं संजीव कौशिक, आम आदमी पार्टी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है मुनीश रायजादा हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। मैं एक बार मुनीश रायजादा आपके पास आऊंगा उस पैसे को लेकर के, लेकिन इससे पहले जो चर्चा चल रही थी, क्योंकि
प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने कुछ सवाल उठाए और मेरे पास जब ब्रेक में जैसी टाइम मिला मैंने वो तमाम चीजें अभी खंगाली। ये फिलहाल जो है ये 4 दिन पहले की मैं खबर देख रहा हूं जिसमें है कि शिक्षकों के नियमितीकरण पर विचार करे सरकार। यूपी हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया। ये 4 दिन पुरानी, हाँ 1 मिनट आ रहा हूं शहजाद जी, 4 दिन पुरानी खबर है और इसके पहले कुछ और भर्तियों को लेकर है। वो सारे मामले जो हैं अभी कोर्ट में चल रहे हैं। वो एक बार कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद यूपी सरकार ने अपना पक्ष वहां रखा, तो ये सारे मामले अभी अदालत में चल रहे हैं। लेकिन आज जिस फैसले की मैं बात कर रहा हूं वो फैसला बंगाल कोलकाता हाईकोर्ट वो फैसला सुना चुका है। वो अभी अदालतों में चल रहे मामले नहीं है, तो कृपया ये सोच करके उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी से शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी का जवाब लेता हूं। अब मैं आपको एक और सच बताता हूं अखिलेश यादव जी किस प्रकार का विरोध करते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन को किसने अपोज किया था? और इनसे पूछे जरा कि जिस प्रकार से जब ओबीसी कोटे को रखा गया था अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए, उसको हाई कोर्ट ने जब नकारा तो योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि इसके लिए हम पैरवी करना चाहते हैं, तब भी अखिलेश यादव जी ने विरोध किया था। अब मैं आपसे धर्मेंद्र यादव जी फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, क्या 180 जातियों में से 120 जातियां मुसलमानों की हो सकती है ओबीसी की लिस्ट में? हाँ या ना? एनसीबीसी ने इसका विरोध किया था और आज तो हाई कोर्ट ने साफ साफ बताया है कि जिस अधिकार पर ओबीसी को बाकी समाज को मिलना चाहिए था, जॉब मिलना चाहिए था, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, वो छीन कर मुस्लिमों को पहला अधिकार वहां पर दे दिया गया है। अब मुझे साफ साफ बताइए इधर उधर की बातें किए बगैर कि क्या आप इसके साथ है या आप ममता बनर्जी और टीएमसी का खंडन करते हैं? ओके, अब रिस्पॉन्ड कीजिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। शहजाद जी को रिजर्वेशन का मुझे लगता आर नहीं पता है। पिछले 10 सालों से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से आरक्षण को खत्म किया गया है, जो आप अनरिजर्व की बात करते हैं ना, अनरिजर्व का मतलब ये होता है कि ओबीसी का अगर कोई बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर देता है उसमें चला जाता है। अगर शेड्यूल कास्ट का कोई बच्चा है अगर अनरिजर्व के कट ऑफ को लोअर कट ऑफ को पार कर देता है तो उसमें चला जाता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे देश के आईआईटी हो, चाहे देश के एनआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, चाहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी जेएनयू क्यों ना हो, चाहे आपके दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों ना हो, ये सारे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र जी सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र जी सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, मैं बाकी 2 लोगों के पास जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन आपसे एक सवाल पूछते पूछते जो है वो 15-20 मिनट निकल गए। हम सीधा बंगाल के फैसले पर पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं हाई कोर्ट का फैसला है सर, ये आज का फैसला है। अगर आज आपको इस पर डिबेट नहीं करनी तो कहिए कि हम इस फैसले पर मौन है, हम इस फैसले पर कुछ नहीं कहेंगे, हम इस फैसले पर ममता दीदी के साथ है, कुछ नहीं कहेंगे। अरे कुछ तो आप लोगों की ऑफिशियल लाइन होगी ना सर। सुनिए, तो अब आपने कहा कि शहजाद पुनेवाला जी की बात का जवाब दीजिए, तो मैं पहले उनकी बात का जवाब दूंगा ना, तभी तो अरे मैं उनकी बात, उन्होंने ही सवाल पूछा था धर्मेंद्र जी, उन्होंने ये सवाल पूछा कि ममता दीदी ने जब कहा है, उन्होंने ही सवाल पूछा जो कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला है उस पर वही सवाल पूछ रहे हैं और मैं बार बार आपसे रिपीट करके पूछ रहा हूं। अब मैं फिर आपको बता रहा हूं ना, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फिर वही बात आप 10 साल फिर वही बात, नहीं धर्मेंद्र जी सुनिए, आपके पास जवाब नहीं है तो बता दीजिए, आपके पास जवाब नहीं दे, सुनिए अगर आपको मुश्किल लग रहा है, सुनिए अगर क्वेश्चन पेपर, सुनिए अगर क्वेश्चन पेपर मुश्किल है और आप पास करना चाहते हैं तो बोलिए कि क्वेश्चन मुश्किल है। नहीं, आप 10 साल जाएंगे, मैं आपको मुलायम सिंह की बात याद दिलाऊंगा, मुलायम सिंह ने क्या कहा था, मैं राम मंदिर पर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा समाजवादी पार्टी का, मैं चला जाऊंगा वीपी सिंह ने क्या किया था। नहीं मेरे सुनिए, नहीं धर्मेंद्र जी नहीं, मेरे सवाल का जवाब हो तो बोलिए, नहीं हो तो कहिए कि मुंह पे मेरी बंद है, मेरा नहीं बोलना चाहता, बोलिए ना। अरे सुनिए तो पहले, बोलिए। अरे तब से मैं आपको 15 मिनट से सुन रहा हूं, मैं आपको 15 मिनट से सुन रहा हूं, एक आसान से सवाल का जवाब आपसे देते नहीं बन रहा। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, 15 मिनट से बोल रहे हैं, एक सवाल का जवाब आपसे देते नहीं बन रहा। बोलिए, अब मैं फिर सुनता हूं, 15 सेकंड सुनूंगा, सुनिए 15 सेकंड सुनूंगा, अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं होगा तो मैं दूसरे गेस्ट के पास चला जाऊंगा। बोलिए, सवाल आप पूछिए,
सवाल सीधा सा है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने जो ओबीसी को रिजर्वेशन ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर के जो आज फैसला दिया, उस पर समाजवादी पार्टी क्या ममता बनर्जी के साथ है? क्या ओबीसी का आरक्षण जिस तरह से वह मुस्लिम को दिया गया, क्या आप उसके पक्ष में, उसके साथ में हैं? आप मुझे बता दीजिए कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है क्या? आप बताइए। इसीलिए संविधान के तहत नहीं दिया गया। सुनिए, अब बहुत अच्छी बात की आपने। अब सुनिए धर्मेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात की। अरे सुन तो लीजिए ना, आपने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल सुन तो लीजिए। आपने कहा मेरे से सवाल पूछा, सुनिए ना। अरे मेरे से सवाल पूछा, सुनेंगे आपने बहुत सही बात कही। अरे सुनिए तो सही ना, आपने सुनिए मेरी बात, आपने बहुत सही बात की। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, इसलिए आज कोलकाता हाईकोर्ट ने यह फैसला रद्द किया। लेकिन ममता दीदी कह रही है वो इसको लागू नहीं करेंगे अदालत का फैसला। अब बताइए समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, आपके चिल्लाने से कभी सच झूठ तो हो नहीं जाएगा। तो आपके बरगलाने से भी, आपके बरगलाने से कुछ नहीं होगा ना। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं संजीव कौशिक, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनकी आवाज नीचे कीजिए। आवाज अब आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप मेरे दर्शकों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आवाज नीचे कीजिए। मैं 15 मिनट से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से एक ही सवाल पूछ रहा हूं। उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। वो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। 10 साल पहले संविधान, ये सारी व्याख्याएं हमने बहुत बार सुनी है। प्रोफेसर साहब, आप तो पढ़ाते हैं, आपको पता होगा जब शिक्षक सवाल पूछता है स्टूडेंट से और जब स्टूडेंट आए बाएं साएं करने लगता है तो उसको बैठा दिया जाता है, उसके नंबर काट लिए जाते हैं। और अगर आज की डिबेट में आपके, इनकी आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए। आज की डिबेट में प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अगर आपके स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे तो आपको 0 नंबर देंगे आपके स्टूडेंट। संजीव कौशिक जी, ये जो कोर्ट का फैसला है बड़ा स्पष्ट फैसला है। सीधी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, 2011 में ओबीसी की 108 जातियां थी बंगाल में। उसके बाद 2011 में ममता दीदी की, 2011 से पहले ममता दीदी की सरकार इसमें 71 जातियां जोड़ती हैं। 65 मुस्लिम जातियों को इसमें आरक्षण दिया जाता है और कोर्ट ने आज इसको सीधा रद्द कर दिया। कहीं ना कहीं असंवैधानिक कदम था, लेकिन ममता दीदी कहती है वो नहीं मानेंगी। ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? यही तो गठबंधन की पूरी पॉलिसी है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। शहजाद भाई के तो सहयोगी है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने तो मैनिफेस्टो में लिखा है कि 4% हम देंगे आरक्षण मुस्लिमों को। उसके बारे में शहजाद भाई कुछ बोलेंगे क्या? आगे चलिए, वो पूछ लेता हूं, आगे बोलिए। सवाल यह है कि एक मिनट सवाल इनका भी जरा टेस्ट हो जाए ना। इन्होंने आंध्र प्रदेश बोल दिया, ठीक है, देखता हूं बंगाल पे किस किस के मुंह खुलते हैं, जरा सुन लेता हूं। बोलिए। ठीक है, मैं फिर कह दूं कि धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। वो तो कोर्ट ने आज साफ कर दिया। मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी बंगाल में, आम आदमी पार्टी समर्थक है ममता दीदी की। ममता दीदी कह रही है नहीं मानेंगी इस फैसले को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी राय क्या है? ममता दीदी सही कर रही हैं? ममता दीदी नहीं मानेंगी तो नहीं मानेंगी, मतलब सही है। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ममता दीदी ने लागू किया था, ममता दीदी की सोच है। ममता दीदी स्वतंत्र है अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करने के लिए। क्या सही कर रही है, गलत कर रही है? नहीं, वो तो ठीक है, उनका ही फैसला, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो फैसला सही है क्या? ममता कोर्ट ने फैसला सुनाया और ममता दीदी कह रही है कि मैं नहीं मानूंगी तो नहीं मानेंगी। मैं आपकी राय पूछ रहा हूं, ममता दीदी बता चुकी हैं। मैं इस पे कौन होता हूं राय देने वाला? मैं अपनी राय स्पष्ट रूप से रखता हूं। दुनिया भर पे राय देनी है, दुनिया भर पे राय देनी है, लेकिन इस पर राय नहीं देनी है। स्पष्ट रखता हूं कि धर्म के आधार पे। अब ममता दीदी नहीं मानती है। ये गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी है। मैं फिर कह रहा हूं, ये गठबंधन जो है हर चीज पर बोलता है। आज स्वाति मालीवाल पर अगर एक मिनट रुकिए, स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछा जाएगा तो आज शशि थरूर कहते हैं कि ये इशू नहीं है। एक महिला के साथ मुख्यमंत्री के घर के अंदर मारपीट हो जाए, वो महिला कह रही है मेरे साथ बदतमीजी। क्या मतलब होता है गठबंधन का? गठबंधन का मतलब क्या होता है? मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं, लेकिन उस पर जो है शशि थरूर कहते हैं तो इशू ही नहीं है। बंगाल में आज जब कोर्ट इतना बड़ा फैसला सुनाता है तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आए बाएं साएं करते हैं। संजीव कौशिक कहते हैं ये तो उनकी मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोई इसमें रिएक्शन नहीं है। दुनिया भर पे बोलना है।
लेकिन जहां सवाल पूछे जाएंगे वहां खामोश हो जाना है। लेकिन आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, सुनिए आप रुकिए, आपने सवाल पूछा नहीं। अरे 10 सेकंड क्या, आपने सवाल पूछा, आपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं सवाल आपसे शायद, अरे तो मैं 10 सेकंड तो दे दीजिए ना। क्या मैं ये कह रहा हूं कि गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि सारी पार्टियां अपने नीतियों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर ले। सारी पार्टियों की अलग अलग नीति होती है। गठबंधन का मतलब ये होता है कि अलग अलग दल मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, उसके आधार पर काम करते हैं। सारी पार्टियां ऐसी करती हैं। वेरी गुड। शहजाद जी, मेरा सवाल आपसे है, एक तो आंध्र प्रदेश पर उन्होंने जो सवाल किया उस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। दूसरा, वो साफ कह रहे हैं भाई कोई नीतियों का मर्जर थोड़ी हुआ है। एक अगर अदालत के फैसले को नहीं मानता, एक अगर संविधान के फैसले को नहीं मानता, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। इस गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां जो संविधान को नहीं मानती, इस गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं जो ओबीसी आरक्षण जो है वो मुसलमानों को देना चाहती हैं। इस गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां जो मानती है कि देश के, एक मिनट रुकिए मेरी बात, जो मानती है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। तो इस गठबंधन में ऐसी बहुत सारी पार्टियां, लेकिन बहुत सारी पार्टियां सब कुछ नहीं मानती ना एक दूसरे के फैसले को, इसमें क्या हो गया? पहले तो मैं आंध्र का जवाब दे देता हूं। अशोक जी, आंध्र में कांग्रेस की जब सरकार थी तब उसने सभी मुसलमानों को धार्मिक आधार पर 4% आरक्षण देने की बात की, उसको लागू किया। हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन करके बैकवर्ड क्लास कमीशन में भेजा। बैकवर्ड क्लास कमीशन ने सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर पर कुछ मुस्लिमों को, उनके वर्गों को आरक्षण दिया, जिसकी वकालत सब लोग करते हैं क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर पे है। किसी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान गरीब हो तो उसको उसका अधिकार ना मिले। हम ये कह रहे हैं कि क्या ओबीसी के नाम पर पूरे मुस्लिम समाज को कर्नाटका में, पूरे मुस्लिम समाज को दे देंगे आप, जिस प्रकार से बंगाल में। सुन लीजिए कौशिक जी, सुन लीजिए। लेकिन शहजाद जी, क्या ये ऐसा तो नहीं है, अगर ममता बनर्जी ये कह रही है कि नहीं मानेंगी, तो हो सकता है उनका आधार भी ये है कि सोशो इकोनॉमिक उस पर बैकग्राउंड पे हमने दिया है, वो इसको नहीं मानती इसलिए। देखिए, इसी का जवाब आज हाईकोर्ट के जजमेंट से आया है। हाईकोर्ट के जजमेंट ने बोला कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम 10% आरक्षण देना चाहते हैं मुस्लिमों को, और तुरंत उसके बाद 42 में से 41 जो क्लासेस आइडेंटिफाई की गई वो केवल मुस्लिमों की। क्या एक हिंदू बाहुल प्रदेश जिसमें 60%, 65, 70% हिंदू है, उसमें जो 41 क्लास आइडेंटिफाई हो रही है ओबीसी की, उसमें से 99% जो है वो मुस्लिम क्यों हो सकती है? क्या ये लॉजिक कॉमन सेंस हो सकता है क्या? संजीव कौशिक जी, मुसलमानों में तो जातियां भी नहीं है वैसे, पर मुसलमानों की 90% जातियां और हिंदुओं की एक भी नहीं है ओबीसी में। और दूसरा जो उन्होंने कहा, यह बात बिल्कुल सही है, पर इन्होंने तो एकमत होने का जो बात की थी कि संविधान बचाना है, क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण देना संविधान बचाना है क्या? अरे भाई साहब, कोई स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए। देश के प्रधानमंत्री कभी भाईचारा की बात करते हैं, कभी सबको लेके चलने की बात करते हैं, इलेक्शन जब आने के बाद में एक मंच पे जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, एक मंच पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी को जो वोट देता है वो देशद्रोही को वोट देता है। तो क्या क्या सब कुछ इसी इलेक्शन में कर लेना है क्या? 10 सालों के बाद में आए हैं ना इलेक्शन, अरे 10 सालों के बाद इलेक्शन में आए हैं, कम से कम सरकारी मुद्दों पे बात कर लीजिए। इधर बस बातें नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, वो कह रहे हैं मुद्दा नहीं है। स्पेसिफिक सवाल है संजीव जी, एक स्पेसिफिक सवाल है। पश्चिम बंगाल में 99% अधिकार ओबीसी का मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में दिया गया। ये हाईकोर्ट ने बोला है कि उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हाईकोर्ट के शब्द है, पैरा 331, 332 पढ़ लीजिए। तो ममता बनर्जी ने अपना स्पष्ट कर दिया, ममता बनर्जी ने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया, बोल दिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? ममता बनर्जी से सवाल पूछिए ना, बोलिए ना, ओबीसी की वकालत करते हैं आप। यही मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है मेरे प्रोग्राम से। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। मुनीश राय यादव, माफी चाहता हूं, मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आऊंगा जो सवाल शुरू में मैंने उठाया था, जो आम आदमी पार्टी के चंदे का। लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं, देखिए ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में कोई, सबने कह दिया कि भाई हमारी एक पॉलिसी नहीं, हमारी एक नीति नहीं, हमारा एक नेता नहीं है, हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए, अलग अलग पार्टियां हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई पार्टी संविधान को मानती है, कोई नहीं मानती। कोई मानती है मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक है, कोई नहीं मानती। शिवसेना नहीं मानती इस बात को, लेकिन कांग्रेस मानती है, कोई मानती है, कोई मानती है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए ओबीसी का काट के, कोई नहीं मानती। तो ये पूरा गठबंधन जो है, ये पूरा गठबंधन जो है इसी तरह का गठबंधन है। ये देश की जनता को देखना है कि किस तरह की नीतियों, किस तरह की पॉलिसी को लेकर चल रहा है। लेकिन एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और मुनीश राय यादव, आप दोनों के पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। पहले अब जाओ और अपना वोट डाल कर आओ। अरे भैया, इतने ऑर्डर है आज के दिन, छोड़ो ना।
बेटा अगर पहले वाली सड़कें होती ना तो 60 मिनट लगते एक फेरी में, और जब से ये मोदी जी ने नई सड़कें और पुल बनवाए हैं सिर्फ 20 मिनट लगती हैं। 40 मिनट बच गए ना, उनमें से थोड़ा वक्त निकाल के वोट डालाओ और मोदी जी को ले आओ। हाँ अभी वोट डाल के आता। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सर आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली से बंगाल गठबंधन की नीतियों पर लगातार उठते सवाल, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपके बहुत सारे हो सकता है छात्र भी देख रहे हों, तो मुझे लगता है कि आप सवाल का जवाब देंगे तो आपके छात्रों को भी अच्छा लगेगा कि हमारे प्रोफेसर साहब सवालों का जवाब देना भी जानते हैं। मेरा फिर सवाल आपसे वही है कि आज कोर्ट का जो फैसला है उसको कैसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी बार बार ये मुद्दा उठा रही है, इसलिए समाजवादी पार्टियों या गठबंधनों, मुझे लगता है इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अशोक जी, जब दो सवाल को मिक्स करके किसी एक बुनियादी बात को आप ढकना चाहेंगे तो वो बात नहीं बन पाती है। आपने जो सवाल पूछा है उसमें मैंने एक का जवाब दिया कि धार्मिक आधार पर भारत के संविधान में कोई आरक्षण का प्रोविजन नहीं, ना ही कोई प्रदेश ना ही कोई देश दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आप स्वागत करते हैं कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैं ये खबर चला दूं कि कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया? क्या आप उसके पक्ष में आप ये कहना चाह रहे हैं? सुनिए तो पहले, आप पूरी बात तो सुनेंगे नहीं। दूसरा जो पक्ष आप बता रहे हैं, जो मैं भी देख रहा हूं, उसमें ये कहा गया है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसको बनाने में सही से पालन नहीं किया गया है। अगर किसी को सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर, जो दो ही आधार है, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन, दोनों के आधार पर अगर आरक्षण दिया जाता है और उसमें किसी एक जाति या किसी एक धर्म के ज्यादा लोग आ जाते हैं,
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस जाति या उस धर्म के लोग ज्यादा शैक्षिक रूप से पिछड़े हों या फिर ज्यादा सामाजिक रूप से पिछड़े हों। तो उसको अगर आप इस तरह से कह देंगे कि इस जाति के या इस धर्म के ज्यादा लोग उसमें डाल दिया गया, वो गलत है। ओके एक मिनट, लास्ट बात सुनिए। भारत की जो न्याय प्रक्रिया है वो 3 स्तरों पे चलती है। मैं आ रहा हूं। आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के फैसले को आप पूरी तरह अंतिम क्यों मान ले रहे हैं? इसका मतलब आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी वही कहेगा जो हाई कोर्ट कह रहा है। चलिए ठीक है, कई ऐसे फैसले हैं हाई कोर्ट के। मुनीश रायजादा जी, ओके चलिए शहजाद पुनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं अंतिम उसके लिए माफी के साथ मुनीश रायजादा के पास आऊंगा। जी शहजाद जी। भाई ये तो बड़ा अनोखा तर्क दे दिया इन्होंने कहा कि हो सकता है मुस्लिम समाज में ही सभी लोग जो है वो पिछड़े हैं तो उनको सारा अधिकार, मतलब कि जो ओबीसी का 27% है उसमें घुसपैठ करके जिनकी आबादी स्टेट में 30% है और हिंदुओं की आबादी 70% है। रुकिए सर, एक सुनिए, मेरे पास अंतिम 1 मिनट है। धर्मेंद्र जी की आवाज नीचे कीजिए प्लीज, धर्मेंद्र जी की आवाज नीचे कीजिए। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। धर्मेंद्र जी की आवाज नीचे। शहजाद जी अपनी बात बोलेगा, फिर मुनीश रायजादा। शहजाद जी। अरे क्या तर्क है, मतलब कि जिसकी आबादी ज्यादा है, हिंदू समाज की आबादी, हिंदू ओबीसी की आबादी ज्यादा है, उनको 10% भी नहीं मिलेगा और जो बाकी लोग हैं उनको 95% देने के अधिकार के लिए एमवाई पार्टी कहती है। मतलब कि एमवाई में से वाई गायब, सिर्फ एम की उनको अपेक्षा है, जो लालू जी ने कहा। ओके प्रोफेसर मुनीश रायजादा जी, मैं बहुत माफी चाहता हूं, पूरी डिबेट आज बंगाल पे चली गई इसलिए मैं आपके बात, लेकिन मैं आपसे आखिरी बात, जो सौरभ भारद्वाज और संजीव कौशिक ने कहा, उन्होंने कहा ये तो इतने पुराने 7 करोड़ का मामला बहुत छोटा मामला होता है और ये पुराना मामला है, इसमें कुछ निकल के नहीं आएगा। आपने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के चंदों पर सवाल उठाया था, क्या कहेंगे इस रिएक्शन पर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक जी, ये 7 करोड़ इसे टिप ऑफ आइसबर्ग। अभी काफी, जब मैं चाहता हूं कि एनआईए और ईडी फुल इन्वेस्टिगेट करे और 2014 से 2024 तक जितना भी घपलेबाजी की है, चंदा चोरी और चंदे को फर्ज करना आम आदमी पार्टी की हैबिट है। देखिए ये ध्यान दीजिए कि जो ईडी ने चार्जशीट कल जो दाखिल की उसमें महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने कहा कि इन्होंने फॉरेन नेशनल से एफसीआर का अवहेलना करते हुए फॉरेन नेशनल से पैसे लिए, लेकिन अपने अकाउंट में इसमें लोगों को दिखाया। ओके सर, मेरे पास समय इतना ही है, मैं कोशिश करूंगा इस पर जल्दी एक बड़ी डिबेट को कह रहा है टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये, लेकिन कुल मिलाकर मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो ईडी का ये पूरा मामला हो जिसमें चंदा पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, स्वाति मालीवाल का मामला हो, या बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट का जो फैसला, ये सब जो है इंडी गठबंधन की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। और मेरे दोनों मेहमानों ने यहाँ पर, और इससे पहले भी इंडी गठबंधन ये कह रहे हैं कि हमारी कोई एक सेम पॉलिसी जो है ही नहीं, पॉलिसी सिर्फ एक है कि मोदी को हटाना है, मोदी को हराना है। क्या ये पॉलिसी लोगों को स्वीकार होगी, इस पर इंतजार करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ, मेरे पीछे भारत की सबसे